हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अभी लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे थे एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसकी दोनों टाइप के रेट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिख रखी है जिसमें कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द रिएक्टेंट्स and they are reacting with each other for the formation of the products capital C and capital D, whereas small a, small b, small c and small d are the stoichiometric coefficients of reactants A and B and products C and D respectively। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि जनरल इक्वेशन अगर मेरे पास है और मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, किस तरह से लिखूंगी, वो आपको मैंने सिखा रखा है। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, देखिए अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म्स में लिख रही हूँ, अब मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा का यूज कहाँ कर रहे हैं, डी का यूज कहाँ कर रहे हैं, तो मैं नॉर्मली डी की टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। स्मॉल चेंजेस होते हैं तो स्मॉल डी से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा तो हम उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ए और बी क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। अब रिएक्टेंट्स है तो इसके दोनों के टर्म्स में अगर मुझे रेट लिखना है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे ऑब्वियसली। तो नेगेटिव ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी टाइम के साथ साथ, और कोफिशिएंट कहाँ पे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कहाँ पे चला जाता है, वो अपोन में चला जाता है। ऐसे ही लिखना सिखाया था। इक्वल टू बी की टर्म्स में लिखूं तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकती हूँ, नेगेटिव ऑफ 1 बाय बी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने लिख दिया, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, रिएक्टेंट के टर्म्स में हो गया। प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखूंगी तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 1 बाय सी डी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू 1 बाय डी डी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी टी। ये मैंने क्या लिख दिया, रेट ऑफ द रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, अब एक तो आप यहाँ पे अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ। एक तो आपने रेट ऑफ द रिएक्शन को ऐसे लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि जब रिएक्शन हो रहा है तो ए और बी की कंसंट्रेशन घट रही है, सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। मींस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है और इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इसी को ही मैं एक और तरीके से भी बोल सकती हूँ और एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। देखिए ए रिएक्टेंट है और ए यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, तो इसको और क्या बोला जाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। हमसे बहुत बार न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस या फॉर्मेशन के बारे में, तो अच्छे से देखिए, इसको नोट कीजिए अच्छे से। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल ए, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है वो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, डिसअपीयर होता जा रहा है। कंसंट्रेशन कम होते जाने का मतलब डिसअपीयर होते जाना। इसी तरह से मैं ये भी लिख सकती हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट क्या होते जा रहे हैं, डिसअपीयर होते जा रहे हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल बी कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताती हूँ। ठीक है, और इसी तरह से सी और डी क्या हो रहा है, अपीयर हो रहे हैं या उनकी फॉर्मेशन हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस लिख दीजिएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ व्हाट, कैपिटल सी। ठीक है, एंड लास्ट वन इज रेट ऑफ फॉर्मेशन, और कौन बन रहा है, कैपिटल डी भी बन रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ कैपिटल डी। तो ये ए बी सी और डी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में लिखने का एक और मेथड है जिसको आप डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस और फॉर्मेशन करके भी बोल सकते हैं। अब देखिए इनको लिखते कैसे हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। अब ए डिसअपीयर हो रहा है तो बात तो वही है कि हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही तो बताते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है डी ए बाय डी टी। इसको क्या लिखूंगी इसी तरह से, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी। ये प्रोडक्ट्स हैं दोनों, तो पॉजिटिव साइन के साथ लिख दूंगी। अब अगर मुझे, ये तो इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड है कि डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को इस तरह से लिखना है कि चेंज हो रहा है भाई इनकी कंसंट्रेशंस में। और अगर मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने इस तरह से लिखा है, कोफिशिएंट्स आ गए यहाँ पे, अच्छे से देखिए मैंने रेट में यहाँ पे कोफिशिएंट्स लगाए हैं इक्वेशन के। ठीक है, इसी इक्वेशन के लिए मैंने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, इसी इक्वेशन के लिए मैंने ये चारों बातें आपको बोली हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं भी कोफिशिएंट्स नहीं लगाए हैं। कोफिशिएंट कैसे लगते हैं, ये इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड है। अब कैसे हम इसको सोल्व करेंगे वो आप देखिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। मतलब अगर मुझे ए के डिसअपीयरेंस का रेट फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना है, माइनस डी ए बाय डी टी।
और ऊपर देखिए जो मैंने इक्वेशन लिख रखी है, अगर मैं ये तो मैंने चारों की टर्म्स में लिखा है, मान लीजिए मैं इन तीन को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो मेरे पास एक देखा जाए तो रिलेशन यहाँ पे आया हुआ है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू -1/a/dt, और मुझे वैल्यू चाहिए डिसअपियरेंस ऑफ ए के रेट की, यानी मुझे -dA/dt चाहिए। तो क्या मैं इस डाटा से -dA/dt फाइंड नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। क्या होगा? -dA/dt विल बी इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ द रिएक्शन। तो क्या लिख दूँ इसको? A मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया ना, कितना सिंपल सा है। इसी तरीके से अगर मैं B के टर्म्स में लिखूं तो B मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मान लो मैं A, C और D को कंसीडर नहीं कर रही, मैं सिर्फ B को कंसीडर कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आएगा B इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन। इसी तरह से dC/dt फाइंड करूंगी तो C इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, और क्या होगा? D इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन। अब इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत बार दे देते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट्स तो होते ही हैं इक्वेशंस की, या इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, और हमसे पूछवा लिया जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और अपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट और रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इस टाइम ये बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है काफी इंपॉर्टेंट डाटा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से इसको देखना है आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे और आपको रेट ऑफ द रिएक्शन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अभी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपके पास, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 318 केल्विन। has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in solution। N2O5 की concentration को monitor किया गया, study किया गया। Initially its concentration is this। जब ये decomposition start हुआ है तो starting में जो हमने यानी initially हमने जो concentration ले रखी है N2O5 की, वो concentration क्या आपको यहाँ पे दे रखी है? देखिए 2.33 मोल्स पर लीटर। एंड आफ्टर 184 मिनट्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08 मोल्स पर लीटर। पहले इसकी कंसंट्रेशन थी 2.33 मोल्स पर लीटर। 184 मिनट्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई, घट गई, कितनी हो गई? 2.08 मोल्स पर लीटर हो गई। इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है, इट इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। दो चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। फर्स्ट वन इज द कैलकुलेट एवरेज रेट। आपको यहाँ पे एवरेज रेट फाइंड करना है, उसने नाम बोल दिया है कि एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। मिनट्स, आवर्स और सेकंड तीनों टर्म्स में आपको इसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सेकंड आपसे पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, एक ही बात है। तो आइए पहले इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं कैलकुलेट द एवरेज रेट। अब एवरेज रेट सबसे पहले जो हम फाइंड करेंगे वो ऑब्वियसली किस टर्म में फाइंड करेंगे? हम मिनट्स में, क्योंकि हमको टाइम यहाँ पे किसमें गिवन है? मिनट्स में ही गिवन है एवरेज रेट, ठीक है। क्या होगा एवरेज रेट? देखिए N2O5 के टर्म्स में हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है? रिएक्टेंट है, यानी कि नेगेटिव साइन रहेगा। कोफिशिएंट 1/2 चेंज होगा, डेल्टा से रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि एवरेज रेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और N2O5 की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो फाइनल देखिए घट करके क्या रह गई? 2.08 नेगेटिव 2.33 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो 0 मिनट थे, ठीक है, 0 थी टाइम की वैल्यू, और फिर क्या होगी? 184। तो 184 माइनस 0 मतलब कि 184। यहाँ नेगेटिव लगाने का मैंने आपको बताया था कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन हम इन कंसंट्रेशंस में जो चेंज हुए हैं इनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो छोटी टर्म में से बड़ी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे आकर के क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा अप्रोक्स 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम यहाँ पे किसके अंदर हमें गिवन था? मिनट में गिवन था। तो मिनट में तो रेट आ गया, कौन सा रेट? एवरेज रेट। अब हमें फाइंड करना है सेकंड्स में और आवर्स में।
ठीक है, अभी आपको जो आंसर मिला है ये किस में मिला है, देखिए मिनट में मिला है, और इसी को आपको आवर्स में और सेकंड्स में भी फाइंड आउट करना है, तो इसी को हम आवर में और मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, एवरेज रेट। सेकंड को देखिए अच्छे से, ये क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो अभी ध्यान कीजिए, मैंने आपको पहले क्या बताया कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के रेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। ये क्या है, इट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। ठीक है, और अगर मैं लिखना चाहूँ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ इसकी टर्म्स में, तो क्या आएगा 1/4 d ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय dt। अब सिंपल सी बात है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखिए 4 मल्टीप्लाई, ये रेट आ चुका है यहाँ पे 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 मिल जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा अप्रोक्स 2.72 इंटू 10⁻⁻3 2.72 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मैं यहाँ पे पावर्स में कन्वर्जन दिखाया गया है, जिस तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला है, अभी रिप्रेजेंट करने का मेथड बताया है, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर आप इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इनके न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से करके देखना है, बहुत अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, काफ़ी ईजी है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।